हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यूजीसी नेट 2011 हिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, ठीक है। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़ लिया था, तो अब हम 11 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है, मतलब भुक्ति को दर्शाता है। वह कौन सा पद था गुप्त काल में? वह था प्रांत। जो प्रांत है वो भुक्ति को दर्शाता है। तो चलिए इसी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल में प्रांत को अवनति या भुक्ति कहा गया है। भुक्त के शासक को ऊपरी कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। मतलब भुक्ति का जो प्रांत का शासक होता था उसको ऊपरी कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति होती थी सम्राट द्वारा। उल्लेखनीय है कि उपयुक्त प्रायः राजा या राजकुल से संबंध लोगों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इससे राजा या राजकुल से लोगों को प्रदान किया जाता था, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी यह पद प्रदान किया जाता था। मतलब कि इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति होता था जिस जो योग्य होता है, जो पद पर बैठने लायक होता था, उसको भी यहाँ पर दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों वह है, देखते क्वेश्चन नंबर 12 का है। उपयुक्त नीचे दिए गए वक्तव्यों, दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण है। तो अभिकथन को ए कहा गया, कारण को आर कहा गया। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, देखिए क्या कहा गया है। जो सेंटेंस दो सही रहेगा तो इसमें ऑप्शन में देखिए तो दिया गया है। ऑप्शन में ए सही, आर गलत। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, और ए सही नहीं है परंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही नहीं है, ए तथा आर दोनों सही है, और ए आर की व्याख्या है। ठीक है, ये दिया गया है। ऑप्शन में से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निषाद जो मूलतः आदिवासी थे और बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। ठीक है, इसको आपको निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोनीति के लिए शाम में रखता है। ठीक, ये दिया गया। तो इसमें क्या सही है, ए सही है कि आर सही है कि दोनों सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें सही है, आंसर ये है, ए सही है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, क्योंकि इसमें बताया यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं को से मनोनीत रखता है, यह सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कि व्याख्या पे देख ले, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। निषाद आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत है। ठीक है, जो निषाद दोस्तों वो बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत है, क्योंकि निषादों का प्रमुख का शिकार था, इससे जीव की हिंसा होती। ठीक है, जीव की हिंसा करते उनका प्रमुख कार्य शिकार था, इसलिए वो बौद्ध में नहीं जा सकते, बौद्ध धर्म को नहीं अपना सकते। और बौद्ध धर्म में हिंसा निषेध थी। लेकिन ये कि बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय और विधि निर्माताओं के मनोनीत के शाम में नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ईसा काल प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राजाओं की स्थापना की थी। ठीक है, इसमें बताया गया ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय द्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आर एक अभिकथन था, ए और आर पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय अवशेषों का अस्तित्व संकेत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये ए सही है और आर गलत है। ठीक है, मतलब अस्तित्व में संकेत मिलता है। ठीक है, ये सही है और आर गलत है। इसका कारण लिख लेते हैं। भारतीय परंपराओं के प्रसार तथा प्रामाणिक स्रोत
एक बहुत विवादित विषय है, लेकिन ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय-उद-दीन ने भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक अवशेष से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व के संकेत मलय द्वीप, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इंडोनेशिया आदि से मिलते हैं। इस प्रकार मतलब ये कथन आ रहा है और इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया कि पुरातात्विक अवशेष, ठीक है, पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व संकेत नहीं मिलते, बल्कि मिलते हैं। ये हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मतलब ये जो दिया गया इसका कालानुक्रम से व्यवस्थित करनी है, ठीक है, पहले से बाद में। तो फिर देखते हैं। तो सबसे पुराने जो है वो भारवी हैं, ठीक है दोस्तों, सबसे पुराने भारवी हैं। फिर उसके बाद आते हैं भट्टी, फिर उसके बाद आते हैं माघ, उसके बाद आते हैं श्रीहर्ष, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते क्या दिया है। भारवी जो है वो 6वीं शताब्दी के हैं और भट्टी जो है वो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में है और माघ जो है वो 7वीं शताब्दी के हैं और श्रीहर्ष वो 12वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, ठीक है। जो श्रीहर्ष दोस्तों 12वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से क्रम से व्यवस्थित करना है, ठीक है, क्रम से व्यवस्थित करना है। धर्मपाल, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, उसमें बताया कि पहले कौन था और बाद में कौन था। तो सबसे पहले तो धर्मपाल थे, ये पाल वंश के शासक थे, ठीक है। कौन था दोस्तों? पाल वंश के शासक धर्मपाल। फिर उसके बाद थे महेंद्रपाल, ये इसके बाद शासक, मतलब इसके बाद इनका शासनकाल था। उसके बाद आते मिहिर भोज, ये प्रतिहार राजा थे मिहिर भोज, और मिहिर भोज क्या थे? वत्सराज, ठीक है दोस्तों। तो ये था कालक्रम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कौन किस शासनकाल का था। धर्मपाल 770 से 1810 ईस्वी या भोपाल का उत्तराधिकारी एवं पाल वंश का शक्तिशाली शासक धर्मपाल। प्रतिहार वंश का कौन था? वत्सराज, जिसका शासनकाल धर्मपाल के बाद ही शुरू होता है, ठीक है। और प्रतिहार वंश अधिक शक्तिशाली था, ओके दोस्तों। और राजशेखर राजकर महेंद्रपाल एवं और जो और इनका जो है मिहिर भोज इनके प्रतापी राजा थे, ठीक है। और जो महेंद्रपाल थे दोस्तों, महेंद्रपाल थे, इनके राजशेखर और प्रतिहार शासक महेंद्रपाल, राजशेखर इनके प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इनके व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, ठीक है। तो ये है गणतंत्र, उत्तरकालीन पॉलिस, पेयर, गिरनार अभिलेख और शाक्य, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? मिलान करना है। तो ये जो गणतंत्र है, गणतंत्र कौन? कपिल वस्तु में मतलब गणतंत्र कपिल वस्तु में आता है, ओके। उसके बाद जो है उत्तरकालीन पॉलिस वेयर, तो ये गंगे मैदान में इनकी इनसे ये मिल जाएगा। उसके बाद गिरनार अभिलेख, गिरनार ये रोजनामा का गिरनार अभिलेख है, ठीक है। इसे जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। और शाक्य जो है ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिल जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस व्याख्या में तो ही लिखा है जो मैंने ऊपर बताया है। मध्यकालीन भारत इतिहास आ जाता है, ठीक है। इसमें तो बताया ही नहीं गया है। हाँ देखिए, तो इससे हम देख लेते हैं। तो तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीख फिरोजशाही लिखी। किसने? शम्स ए सिराज अफीफ ने तारीख फिरोजशाही लिखी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। तारीख फिरोजशाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ, ये फिरोज शाह तुगलक दरबारी इतिहासकार थे, ठीक है। इसके फिरोज शाह तुगलक दरबारी इतिहासकार, जबकि अमीर खुसरो इनकी रचना, अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा और किरान सदान है, ठीक है। किरान सदान जो इसमें बताया गया है कि अमीर खुसरो की रचना वो किरान
सदान और तुगलकनामा, और क्या कहते हैं अ, और है क्या कहते हैं, और की हस्तवेद भी है, नुशिफर भी है। ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। और किरान कियान उसादीन में बंगाल के सूबेदार बुगा खां और पुत्र कैकुबाद के बेट का वर्णन मिलता है, ठीक है। फिरोज तुगलक की रचना फुतुहात फिरोज शाही है। फिरोज तुगलक की रचना कौन सी? फुतुहात फिरोज शाही। ये सारी पुस्तक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर बार एग्जाम में रिपीट होती रहती हैं। और इनकी जो आत्मकथा है, मतलब इनकी आत्मकथा, फिरोज तुगलक की आत्मकथा है फुतुहात फिरोज शाही। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 10 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगी। अमीर हसन आला सिद्दी द्वारा संकलित कृति फवाद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके किसके डूंडर्स एंड सिंग्स का विलेख है? वह निजामुद्दीन औलिया। तो मतलब कि अमीर हसन आला सिद्दी या निजामुद्दीन औलिया का पहला नाम है, ठीक है। मतलब इनका नाम है और इन्होंने यह लिखा था, क्या लिखा था? फवाद उल फुआद, ठीक है। इनकी रचना है, इनका देख लेते हैं व्याख्या। अमीर हसन आला सिद्दी द्वारा संलिखित कृति फवाद उल फुआद नामक ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया की मजलिस संकलित है, ठीक है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य निजाम औलिया के वचन एवं कर्मों का प्रकाशन है। विदित है कि निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय का महत्वपूर्ण सूफी संस्था। तो इसमें बताया गया क्वेश्चन आ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय का था? वो सूफी था, ठीक है। सूफी संत था निजामुद्दीन औलिया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन और करें, फिर आज की हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड, सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ क्या है? तो विलायत का अर्थ सूफी शब्दावली में क्या है? तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र। विलायत का अर्थ क्या? आध्यात्मिक क्षेत्र, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ एक ऐसे निजी आध्यात्मिक क्षेत्र से है जहाँ सूफी संत आराधना करते हैं, ठीक है। जहाँ सूफी संत आराधना करते हैं और अथवा वे साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। माना जाता है कि सूफियों के निवास का स्थल खानका, और मतलब कि सूफियों के निवास के स्थल को खानका कहा जाता है। और विलायत का अर्थ होता है आध्यात्मिक क्षेत्र, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? आध्यात्मिक क्षेत्र होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आज लोग देख ले के बाद, मतलब आज से ये क्लास शुरू, तो आज की फ्री क्लास समाप्त हो जाएगी। राज तिलक के तुरंत बाद जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश किससे संबंधित है? ये तो बहुत ही ज्यादा ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब इनके बारह अध्यादेश जारी किए गए, तो पूछा 10वां अध्यादेश क्या था? 10वां अध्यादेश तो जमींदारों का क्षेत्र, ठीक है। क्या था दोस्तों? जमींदार का क्षेत्र। वैसे इनके अध्यादेश ये भी थे। मतलब इसमें 10वां अध्यादेश, मतलब इसे क्रम से याद रखना है। तो 10वां अध्यादेश तो जमींदारों का क्षेत्र था, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश उसने अपने पिता द्वारा जारी जागीर और मनसबों की पुष्टि की। जागीरदार के क्षेत्र की पुष्टि करके उन्होंने पदोन्नति प्रदान की गई थी, ठीक है। मतलब जो 10वां आदेश उसने जारी किया था, वो अध्यादेश उसने पिता द्वारा जागीर और मंशदारों की पुष्टि के लिए वो किया गया था, ठीक है। नवंबर 1605 में आगरा के किले में अपने राज तिलक के समय नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि ने धारण की थी। कब धारण की थी? 1605। 1605 में जब इसका आगरा के किले में तिलक हो रहा था, राज तिलक, उसी समय इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। राज्याभिषेक के अवसर पर
जहांगीर ने 12 आदेश जारी करवाए थे, ठीक है, अपने मतलब कि जो इन्होंने अपने मतलब कि ये इनका तिलक हुआ, ये राज्य मतलब ये राज्य सत्ता पर बैठे मुगल शासक के, तब इन्होंने 12 आदेश जारी करवाए थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए तो फिर हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।